आखिरकार 4 साल से ज्यादा समय के इंतजार के बाद नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया। भारत सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उस कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और अधिसूचना जारी होने के एक दिन के बाद उसका वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। अब उस वेब पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति जो उस कानून के मुताबिक तय किया गया क्राइटेरिया फुलफिल करता होगा वो आवेदन करेगा और उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये दोनों काम 4 साल से ज्यादा समय से लंबित थे। भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून बनाया था। नागरिकता कानून जो था उसमें संशोधन किया था और उसको नागरिकता संशोधन कानून कहा गया था, CAA, जिसको ज्यादा पॉपुलर फॉर्म में लोग जानते हैं और उच्चारण करते हैं CAA कहते हैं। 4 साल से ज्यादा समय से इस बात का इंतजार हो रहा था कि सरकार कब इसको नोटिफाई करेगी, कब इस कानून को लागू करने के लिए नियम बनाएगी। हर 6 महीने पर गृह मंत्रालय इसका विस्तार ले रहा था, उसको नियम बनाने के लिए समय ले रहा था। अब फाइनली लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले इस कानून को लागू कर दिया गया है, पोर्टल भी बना दिया गया है और इसके साथ ही इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष में बहस होने लगी है और उसकी दलीलें दी जाने लगी हैं कि ये अच्छा है, बुरा है, इससे डिस्क्रिमिनेशन है, धर्म के आधार पर भेदभाव है, एक खास वर्ग को खुश करने की कोशिश है, राजनीतिक दाव है, ये तमाम चीजें इसमें की जा रही हैं। तो इसके कई पहलू हैं जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके राजनीतिक पहलू पर चर्चा करते हैं क्योंकि राजनीति ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चुनाव अगर लोकसभा चुनाव के पहले ठीक पहले नहीं हुआ होता और दिसंबर 2019 में कानून बनने के तुरंत बाद इसको लागू कर दिया गया होता तो फिर सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठते या इसके राजनीतिक पहलू, राजनीतिक निहितार्थ नहीं तलाशे जाते। ये कहा जाता कि ये बहुत लंबे समय से ये लंबित था और सरकार ने इसको पूरा किया है। लोकसभा चुनाव के पहले ठीक पहले होने की वजह से इसमें राजनीतिक मकसद और राजनीतिक पहलू देखा जा रहा है। ये कानून इस तरह से बनाया गया है कि भारत में जो पड़ोसी देश हैं भारत के, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उन 3 देशों से आने वाले गैर मुस्लिम जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, मुस्लिम के अलावा, इस्लाम के अलावा, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये इस कानून के 2-3 प्रावधानों को समझना जरूरी है। पहले इसके राजनीतिक मकसद पर चर्चा करें उससे पहले कि पहला तो मुख्य जो इस कानून का मकसद है वो ये है कि जो ये 3 देश हैं, जो इस्लामिक देश हैं तीनों, वहां से आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता मिलेगी। पहले भी नागरिकता मिलती थी सहज रूप से, लेकिन तब था कि कम से कम 11 साल तक भारत में रहना होगा। अब उसको कम करके उस अवधि को 5 साल कर दिया गया है और एक कट ऑफ डेट तय की गई है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ गए हैं उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, इन 3 देशों से जो प्रताड़ित होकर के आए हैं। और इसका एक वेब पोर्टल बना है जिस पर 9 दस्तावेज भारत सरकार ने बताए हैं। उसमें से कोई भी दस्तावेज सबमिट करें और आवेदन करें तो नागरिकता मिलेगी। इसका आप राजनीतिक पहलू देखें, राजनीतिक मकसद देखें। ये 2019 में उससे जुड़ा जो पहला सवाल दिमाग में आएगा वो ये है कि 2019 में जब कानून बना तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया। जो मुख्य कारण समझ में आता है वो ये है कि 2021 में विधानसभा के चुनाव होने थे, असम में भी और पश्चिम बंगाल में भी, दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव होने थे और असम में इस कानून का बहुत घोर विरोध हो रहा था। इसके विरोध में असम जातीयता परिषद नाम से एक पार्टी बनी थी, लुरिनजोत गोगोई ने उसको लीड किया था और एक सांस्कृतिक धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था। वहां मुसलमान आंदोलन नहीं कर रहे थे, इसका विरोध नहीं कर रहे थे, उनसे ज्यादा विरोध वहां के स्थानीय और जो आदिवासी और दूसरे सामाजिक सांस्कृतिक समूह हैं हिंदुओं के, वो विरोध कर रहे थे और उनका विरोध विशुद्ध रूप से भाषा और संस्कृति के आधार पर था। उनको लग रहा था कि अगर इस कानून को लागू किया गया तो असमी संस्कृति खतरे में आएगी, असमिया संस्कृति खतरे में आएगी, असमी भाषी लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे और बांग्ला भाषी बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये जानना जरूरी है कि असम में बहुत वर्षों से, दशकों से असमिया और बांग्ला भाषियों के बीच एक तरह का विवाद, टकराव, संघर्ष चलता रहता है। तो उन्होंने इसका विरोध किया था और तब केंद्र की सरकार को भी और भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि इसका राजनीतिक नुकसान असम में हो सकता है। बंगाल में इसका फायदा होता क्योंकि वहां एक बड़ी कम्युनिटी मतुआ है जो प्रवासी पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहां से आए हुए हैं लोग और वो उनको इसका फायदा होगा। लेकिन जितना फायदा बीजेपी को दिख रहा था बंगाल में, उससे ज्यादा असम में नुकसान हो सकता था जहां वो लगातार दूसरी बार सरकार में आने के लिए चुनाव लड़ रही थी।
तो इसलिए उस समय रोक दिया गया इसको। अब उसके बाद 2021 के चुनाव में असम में तो वापस बीजेपी जीत गई और बंगाल में भी उसको फायदा हुआ। ये जो मतुआ बहुलता वाले इलाके हैं, जो बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर जो इलाका है, बोंगांव और रानाघाट, जिसमें 2 लोकसभा सीटें हैं, वहां बड़ा फायदा हुआ बीजेपी को और वो 18 सीटें जीत गई, जबकि उसके पहले 2016 में उसे सिर्फ 3 सीटें मिली थी उस इलाके में, वहां 18 सीट जीत गई वो। तो ये उसका फायदा मिला। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के पहले इसको लागू करने पर बीजेपी को लग रहा है कि उसको अब ज्यादा राजनीतिक फायदा वहां हो सकता है, कम से कम 10 लोकसभा सीटों पर। मतुआ कम्युनिटी के 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ के करीब आबादी है और 10 लोकसभा सीटों पर इसका असर हो सकता है। तो बहुत सोच समझ करके लोकसभा चुनाव के पहले यह डिसीजन किया गया। बीजेपी और केंद्र सरकार को यह लगा कि असम में जितना नुकसान होगा उससे ज्यादा फायदा हो सकता है पश्चिम बंगाल में। और असम में भी एनआरसी का काम पूरा हो गया है और सबको पता है कि 19 लाख के करीब आबादी ऐसी है जो एनआरसी में जिसको नहीं शामिल किया जा सका, जिनके दस्तावेज पर्याप्त नहीं थे, और उसमें बड़ी आबादी हिंदुओं की ही है। तो उसको इस कानून का फायदा मिल सकता है, उसको नागरिकता मिल सकती है, तो नुकसान भी कम होगा। ये इस आकलन के बाद इस कानून को लागू किया गया। तो ये तो इसका एक राजनीतिक पहलू है। लेकिन सरकार के सामने जो चुनौती है वो कानूनी चुनौती है, प्रशासनिक चुनौती भी है। तो कानूनी चुनौती इस वजह से है क्योंकि कई मामले, इस कानून से भी जुड़े मामले और इससे नागरिकता से जुड़े दूसरे मामले का भी केस लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, और अब नए केसेस, नई याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर। तो अगर कानूनी चुनौती की बात करें तो 2 चुनौतियां मुख्य रूप से हैं जिनके आधार पर इसका विरोध किया गया है, कानून इसको चुनौती दी गई है। पहला, संविधान से दिया गया समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 के तहत मिला हुआ है, और दूसरा असम एकॉर्ड है जो राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में असम की तत्कालीन सरकार जो थी प्रफुल्ल महंत की असम गण परिषद की, उसके साथ किया था। भारत का संविधान समानता का अधिकार देता है हर नागरिक को, कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 के जरिए। उसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, रंग, लिंग, इनमें से किसी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस आधार पर कानून को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया है कि यह समानता के अधिकार का कानून जो है उसका उल्लंघन करता है। इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। एक खास धर्म को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। गैर मुस्लिमों के लिए ही यह कानून है। तो धर्म के आधार पर इस भेदभाव को लेकर के चुनौती दी गई है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि जिन 3 देशों से आने वाले लोगों की बात हो रही है वो तीनों देश इस्लामिक देश हैं, इसलिए इसको धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं मानना चाहिए। ये नहीं माना जा सकता है कि वहां से कोई मुसलमान धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर के, उत्पीड़ित होकर के भारत आ रहा है। फिर भी ये एक चुनौती का आधार है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला करना होगा। दूसरा जो मामला है वो असम एकॉर्ड का है। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने असम समझौता किया था, और उसके बाद जो भारत का नागरिकता कानून है 1955 का, उसमें एक धारा जोड़ी गई थी 6A। 6A में यह प्रावधान किया गया था, उस समय एक कट ऑफ डेट तय की गई थी कि 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं बांग्लादेश से उनको अवैध माना जाएगा, नागरिकता नहीं दी जाएगी, उनकी पहचान करके उनको वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश। तो वो कट ऑफ डेट है 25 मार्च 1971 की। सबको पता है कि उस समय जो एक्सोडस शुरू हुआ, पूर्वी पाकिस्तान था, उस समय जो लोगों का आना शुरू हुआ उस रिजीम से, पाकिस्तान का जो तानाशाही रिजीम था उससे प्रताड़ित होकर के लोगों का आना शुरू हुआ था, जिसके बाद युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का गठन हुआ था। तो वो 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट है, उस 6A के तहत ये दिया गया है। और अब जो कानून लागू हुआ है नागरिकता का संशोधित कानून, उसमें 31 दिसंबर 2014 की डेडलाइन है। तो अगर 6A को लागू माना जाएगा तब फिर इस कानून को कैसे लागू करेंगे, और फिर या तो 6A को खत्म करें और तब 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट लगे। तो वो जो पुराना नागरिकता कानून है जिसमें असम एकॉर्ड के आधार पर जोड़ा गया है 6A को, उस पर सुनवाई करके और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। तो ये टकराव है। पिछला जो मामला, ये पूरा CAA का मामला भी चैलेंज किया गया है कोर्ट में,
लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। उस पर तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित ने अक्टूबर 2022 में सुनवाई की थी, लेकिन उसके बाद यह स्थगित है। दिसंबर 2022 के बाद से इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आगे ये सुनवाई होगी। तो इन दो आधार पर, दो ग्राउंड्स पर इसकी सुनवाई होनी है और उसमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख रखता है। तो ये कानूनी और राजनीतिक इसके पहलू हैं। अगर इस कानून की आवश्यकता और इसकी जरूरत को लेकर के, इसके मकसद को लेकर के बात करें तो वो एक बात समझ में आती है कि जो हिंदू आबादी है इन इस्लामिक देशों में, अगर वो परेशान होती है, प्रताड़ित होती है, धार्मिक आधार पर उनका उत्पीड़न होता है, धर्म परिवर्तन की कोशिश होती है, जिस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं, ऐसी स्थिति में अगर वो उत्पीड़ित लोग भारत आते हैं तो उनको नागरिकता का निश्चित रूप से प्रावधान होना चाहिए। और ये सिर्फ 3 देशों के लिए नहीं होना चाहिए, ये पूरी दुनिया के लिए ये कानून होना चाहिए है कि अगर कहीं भी दुनिया में हिंदू प्रताड़ित होता है तो उसके लिए भारत में जगह हो, उसको भारत की नागरिकता मिले। इस आधार पर भी इस कानून को की आलोचना हो रही है कि अगर जब इस तरह का कानून बनाना ही था तो उसमें ये प्रोविजन भी करना चाहिए है कि श्रीलंका से प्रताड़ित होकर के जो तमिल आए हैं उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए है। लेकिन इसकी मंशा, इस कानून की जरूरत को चैलेंज करना, इस पर सवाल उठाना थोड़ा एक अतिवादी नजरिया है। ये एक लेवल पर इस कानून की जरूरत थी, इस तरह के किसी प्रावधान की जरूरत थी। हो सकता है कि इसके कुछ नियमों में कमियां हो, उनको दूर किया जाए, लेकिन इस कानून का विरोध बहुत तर्कसंगत नहीं दिखता है। इससे बड़ी आबादी जो पीड़ित होकर के आ रही है, जिसमें ज्यादातर लोग दलित और पिछड़े और वंचित समाज के लोग हैं, उनको अगर इस देश की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है, उन हिंदुओं को जगह मिलती है, तो ये एक लेवल पर ठीक बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि उसमें एक चीज जो सुरक्षा का सवाल है, जो उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए है, क्योंकि दुनिया भर के देश इस तरह की चीजों के लिए बदनाम है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने घुसपैठिए, अपने स्लीपर सेल्स घुसाते हैं दूसरे देशों में। तो ये जब भी जिसको भी नागरिकता दी जाए उसका बैकग्राउंड चेक करने की व्यवस्था हो, कोई फर्जी दस्तावेज के आधार पर ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग नागरिकता ले ले जो देश की सुरक्षा के लिए चुनौती, खतरा बन सकते हो, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।